सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। सो अभी हम लोग अपनी क्लास में हमारा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो दोस्तों, जनरली बीएससी सेमेस्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ तो हमें बस यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो करना है। पहले हम लोगों को यहाँ पे सिलेबस खत्म करना है। जो भी सिलेबस हम लोगों को इन्होंने दिया, जैसे आपको पता होगा यू हैव जनरली दिस टाइप ऑफ सिलेबस। ठीक है, ये आप लोगों को सिलेबस यहाँ से मिला, जैसे ये यूनिट 1 है। ठीक है, ये चॉइस थ्योरी एंड कंज्यूमर डिमांड, यहाँ से इन्होंने शुरुआत करी है पढ़ाने की। ये सब चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करी हुई है इन्होंने। इसके बाद में दूसरा यूनिट है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसको हटा लेते हैं। एक्चुअली लास्ट क्लास के अंदर मैंने यही डिस्कस किया था। ठीक है, सो यूनिट 2 है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड फर्म। यूनिट 3 मार्केट। यूनिट 4 वेलफेयर। ठीक है, तो दीज आर दी फ्यू यूनिट्स जो हमसे ये बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग जनरली यहीं से शुरुआत करेंगे अपनी डिस्कशन की। सो गाइज, एज वी नो दैट कि हमें यहाँ पे इन्होंने स्लाइड देनी शुरू करी है, तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप यही है जो इन्होंने स्लाइड्स आपको दी हैं, जो ये आपको सिलेबस करवा रहे हैं, वो इनका सिलेबस बस देखते रहना कि क्या क्या हो रहा है। करवाऊंगा मैं अपने हिसाब से। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली जो रेफरेंसेस हमें मिले हुए उनको फॉलो करेंगे हम लोग। एंड आफ्टर दैट जो प्रॉब्लम सेट्स, यस सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रॉब्लम सेट, वो हम लोगों को कवर करने हैं। एंड फाइनली दी असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट जो आपके इंटरनल एग्जाम्स हुए हैं, और एक्सटर्नल असेसमेंट्स। तो ये हमें 3 चीजें फॉलो करनी है। तो अभी जो हम इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन, सो दैट इज सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे आता है, दैट लेक्चर नंबर 1, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले जो शुरुआत होती है दैट इज व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। गाइस, एक बात दिमाग में रखना कि शुरुआत बहुत इजी कर रहे हैं इन्होंने। जो स्लाइड्स दी हैं, इवन पहली स्लाइड में तो कुछ भी नहीं था, दूसरी स्लाइड में सिर्फ तीन तीन इमेजेस दे दी इन्होंने, 3 पेजेस दे दिए व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद में फिर अगली स्लाइड, फिर स्लाइड्स में बढ़ती, मतलब कंटेंट बढ़ता जा रहा है। राइट, तो देखिए हमें सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग करनी है बिल्कुल इनिशियल लेवल पे कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना, इट इज बेसिकली द डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल। हमारे पास कोई भी पर्सन है, हम उसे हमेशा इंडिविजुअल बोलेंगे। तो दिस इज इंडिविजुअल डिसीजन, जो वो डिसीजन ले रहा है। अब वो जो डिसीजन जो लेता है, उसके माइंड में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है कि व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज पता है हमें वो स्केर्स है। ओके, एंड हाउ मच दी वांट्स, वांट्स हमें मालूम है हम सबको कि दीज आर दी अनलिमिटेड। जितने भी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। इसलिए वो अपने साथ यहाँ पे जो कंसेप्ट लेके चलता है वो चॉइस थ्योरी यूज करता है। अब जैसे थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बताऊं कि जो रिसोर्स है, रिसोर्स को आप यहाँ पे, रिसोर्स को आप यहाँ पे इनकम एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, यू कैन एज्यूम दैट इनकम इज आल्सो द रिसोर्स। और जब आप वांट्स की बात करते हो तो वांट्स यहाँ पे गुड्स की बात आ जाती है। ठीक है, कम्युनिटी एक्स कम्युनिटी वाई। अब डिस्कशन इस बात पे आता है कि जब सब सर जब ये चॉइस होती है तो चॉइस होगी ऑप्टिमल होगी। अब ऑप्टिमल का मीनिंग क्या है? कि ऑप्टिमल का मतलब है कि वो 2 ऑब्जेक्टिव फॉलो करेगा। या तो वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा, या फिर अपने बजट कंस्ट्रेंट को मिनिमाइज करेगा। मतलब बजट कंस्ट्रेंट की या इसको मिनिमाइज भी आप लिख सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि या तो फिर वो और अपने एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करेगा। सो दीज आर दी 2 ऑब्जेक्टिव जो फॉलो करेगा। तो हम लोग जो डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं ना, वो गाइस इन्हीं सब चीजों पर बेस्ड है, दैट हाउ द कंज्यूमर विल ऑप्टिमाइज हिमसेल्फ। कैसे वो हिम और हर सेल्फ जो है ऑप्टिमाइज करते हैं। अब एक डिस्कशन ही आ जाता है कि सर ठीक है, आपने बोला कि चॉइस, तो चॉइस का मतलब तो फिर ये हो जाता है ना हमारे पास में, चॉइस का मतलब होता है आपने बोला ऑप्टिमल वैल्यू। अब ये ऑप्टिमल वैल्यू में भले चलो दोनों चीजें कर रहा है, बट एक को हम बोलते हैं मार्शेलियन।
ठीक है, अभी फिलहाल वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट द टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी तो मार्शलियन एंड अनदर इज दैट द वॉलरेसियन। जब कोई कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है इंडिविजुअल लेवल पे, उसे किसी और से मतलब नहीं होता, तो आप उसे मार्शलियन चॉइसेस कहते हो। लेकिन जब कोई भी पर्सन खुद को मैक्सिमाइज कर रहा है, लेकिन गिवन दैट व्हाट अबाउट द अदर पीपल, या दूसरे लोगों का क्या ख्यालात हैं, क्या उनके अकॉर्डिंगली बातें होंगी, तो उस पॉइंट को आप कहते हो वॉलरेसियन। ठीक है, तो जनरली आप दिमाग में रखना कि जैसे कंज्यूमर थ्योरी, यही आपका यूनिट नंबर 1 है। फिर वो यूनिट 2 और 3, फिर वो अलग कनेक्टिविटी है, वो अलग अलग बातें हैं। और जो आपका यूनिट 4 है वो ये है फिर। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट 4। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? अच्छा, आप जो भी नोट कर रहे हो मेरे साथ ये नोट करते रहना, बट मैं आपको जो भी ये कंटेंट है नोट्स, ये मैं आपको यहाँ के थ्रू जो है दे दूंगा। ठीक है, हमारे पास में ऑप्शन है, टेक्नोलॉजी है, तो जो भी मैं अपनी क्लास यहाँ पे लूंगा तो मैं यहाँ से स्कैन करके आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप जो है नोट्स को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। ओके, सो नाउ राइट द नेक्स्ट हेडिंग। जो भी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग की बात कर रहे हैं, सो दे आर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। सो गाइज, व्हाट डू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड? देखिए, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। लॉ ऑफ डिमांड का एक सिंपल सा मतलब होता है दैट द इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप between price and quantity demanded of the good। ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बट लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हुए हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग रखनी होती है। ठीक है, हम हमेशा ये बात करते हैं कि वी हैव जनरली एन कमोडिटीज, हमारे पास एन कमोडिटीज होती हैं एज एन इकोनॉमी लेवल। ठीक है, एन कमोडिटीज, और वो एन कमोडिटीज गाइस दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। जैसे आप में से कोई पर्सन ऐसा हो सकता है कि जो हॉस्टल में रह रहा है। अब हॉस्टल में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, घर वाले कहीं और रहते हैं, होम टाउन अलग है, दिल्ली में हॉस्टल में। तो जितनी भी वो स्टूडेंट पर्सन कमोडिटीज की डिमांड कर रहा है या चॉइसेस कर रहा है, वो टोटल एन कमोडिटीज हैं। सो दीज आर दी एन कमोडिटीज। ओके, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कॉलेज का खाना पसंद, वो हॉस्टल का खाना पसंद नहीं? क्या हॉस्टल की लॉन्ड्री पसंद नहीं, जो वो होते हैं कपड़े वगैरह धुलते हैं? हॉस्टल का वाईफाई बहुत अच्छा स्पीड नहीं दे रहा? ठीक है, क्या ये रीजन हो सकते हैं किसी भी कंज्यूमर को डिसीजन लेने के लिए, क्या मुझे दिल्ली में पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? यस, इट्स मैटर सम टाइम्स, बट टेक्निकली हम लोग किसी भी चीज, हम सारी कम्युनिटीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी मेन कम्युनिटी, और एक होती है कंपोजिट कम्युनिटीज। ठीक है, सो दो प्रकार की कम्युनिटीज होती हैं, एक होती है मेन। अब मेन को आप नाम दे दो एक्स, और इसको आप नाम दे दो एन माइनस का एक्स। अब ये जो एक्स होती है मेन होती है, इसका मेन होने का मतलब कि दिस इज द, मतलब ये डिसीजंस हैं यहाँ पे। ठीक है, ये डिसीजंस हैं, जो डिसीजंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको मल्टीपल नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे आपसे कि सर व्हाट अबाउट द क्वांटिटीज, तो आप इसको ना क्यू आई नाम दे दो, वेयर दैट इज, ये दोनों मिला के दैट इज, लिखने का तरीका होगा एक्स कॉमा एन माइनस का एक्स, वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 2 3 until n। समझ में आई मेरी बात? सो क्यू आई इज द अमाउंट। एंड गाइस ध्यान रखना, दिस इज द मेन कम्युनिटी जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो होती है मेन मेन कम्युनिटी होती है। मेन कम्युनिटी का मतलब एवरी डिसीजन इज डिपेंड ऑन दैट कम्युनिटी। मैं जो भी डिसीजन लूंगा वो इस पे लूंगा। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे डिसीजन लूंगा। मुझे बताइए, ये यहाँ तक मेरी बात आपको सही में आ गई? बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। चलिए, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं कोई यूटिलिटी फंक्शन प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, लेट अस सपोज
इफ आई टॉक अबाउट द सम यूटिलिटी फंक्शन, तो मेरे पास यूटिलिटी फंक्शन है u इज अ फंक्शन ऑफ क्यू आई एंड m। अब लिखने का तरीका, आप इसको एम आई भी कह सकते हो, ठीक है, ठीक है जी, आप इसे एम आई भी नाम दे सकते हो। सो ये यूटिलिटी है, एम आई इज द मॉनेटरी वैल्यू, इनकम इज डिफरेंट, इनकम वाली बात अलग है, एम आई इज द मॉनेटरी वैल्यू। सो यू कैन राइट यूटिलिटी ऑफ क्यू आई प्लस का एम आई। अब आपके दिमाग में आएगा आएगा कि सर इसका मीनिंग क्या है। देखो, आपने कभी कोदाई लीनियर प्रेफरेंस पढ़ा है, कोदाई लीनियर और कॉसी लीनियर, ये कुछ कुछ उस तरीके से। एंड सम वी आर जनरली यूजिंग दिस टाइप ऑफ प्रेफरेंसेस व्हेन वी टॉक अबाउट दी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। ये शुरुआत में ही आपको उन कंट्रीज के यूटिलिटी फंक्शन की बात करें जो अंडर डेवलपिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला क्यू आई, ठीक है, ठीक है बेटा, ये जो मैंने टर्म यूज करा क्यू आई, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ये जो एम आई होता है, सो दिस इज द मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू अदर देन गुड क्यू आई, ठीक है, द मॉनेटरी वैल्यू। एंड अगर मैं देखो क्यू फंक्शन ऑफ क्यू आई दिस, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड एक्स, या आप यहाँ पे कह सकते हो दिस इज द अनदर एक्सपेंडिचर, कि जैसे मेरी यूटिलिटी है वो गुड क्यू आई जो था, जो कम्युनिटीज थी उन पे भी बात करेंगे। और जो एम आई है वो अदर गुड्स की जो मॉनेटरी वैल्यू है। जैसे मैं हूँ, मैं मार्केट गया और मैंने मार्केट से ये घड़ी खरीदी, और मैं जब गया था तो मेरे को लगता था कि मेरे कितने पैसे खर्च होंगे, तो मैंने सोचा था चलो ठीक है 5,000 रुपये खर्च होंगे। 5,000 रुपये खर्च करके जो मेरे को यूटिलिटी मिलेगी, देखो जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है वो मॉनेटरी वैल्यू है, क्यों, पैसे खर्च किए ना मैंने, आफ्टर दैट आई विल गेट द यूटिलिटी, वो ये हो गई। लेकिन मैं सोचो, अगर मैं सोच के गया था कि 7,000 रुपये खर्च करूंगा और मेरे 5,000 खर्च हुए, तो जो 2,000 बचे हैं वो अदर गुड्स पे लगाने के लिए बचे हैं। अगर वो मेरी जेब में भी है, इफ दैट मनी इज इन माई पॉकेट, तो भी वो मेरा जनरल यूटिलिटी का फंक्शन ही रहेगा ना, संतुष्टि तो मुझे दे रहे हैं। भाई जो पैसे आपके बच गए सेविंग्स, वो भी तो आपको सेटिस्फेक्शन दे ही रहे हैं ना, वो बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब हमें बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, जैसे हमने बोला यहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, तो यहाँ पे हम लोग एन डिनोट करेंगे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स से। जैसे आई इज 1 2 3 एन, अगर टिल स्मॉल एन जा रहा है तो वो कम्युनिटीज की बात हो रही है, और एन है कैपिटल एन है तो वो एजेंट्स के लिए बात हो रही है। एक बात बताओ, जैसे कि मेरे पास यूटिलिटी है, इफ आई डिफरेंशिएट दिस यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई, अगर मैं इसको आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो व्हाट विल गेट फ्रॉम हियर, विल गेट यू डैश ऑफ क्यू आई, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हमें ये बात पता है बिकॉज द क्यू आई इज द गुड कम्युनिटीज, ओके, ये वो कम्युनिटीज हैं जनरली जहां पे जिनसे मुझे कोई मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है, ठीक है, मेरे को कुछ मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो ये नेगेटिव तो होगी नहीं, सो दिस इज बेसिकली द पॉजिटिव। ये बताता है दैट द कमोडिटी इज गुड इन नेचर, गुड इन नेचर। समटाइम वी आर सेइंग दैट कम्युनिटी इज गुड। हम लोग शायद आपको याद होगा एम यू एक्स पॉजिटिव कहते हैं, जहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द मोर इज बेटर। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? तो एक एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे रख के चलते हैं। नाउ इफ यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई अगेन, सो दिस इज यू डबल डैश ऑफ क्यू आई, और हमें पता है कि
फॉर द ऑप्टिमाइजेशन दैट मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे अप्लाई होती हैं, ठीक है, जब ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होती है तो इसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग यूटिलिटी। सो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेना, और फिर कंक्लूड करना दैट दिस इम्प्लाइज डिमिनिशिंग यूटिलिटी। डिमिनिशिंग यूटिलिटी, एक इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था थॉमस माल्थस, उन्होंने ये डिमिनिशिंग वाला कंसेप्ट बताया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी यूटिलिटी हमेशा ऐसी ना हो कि जैसे ये हमेशा आप किसी भी कम्युनिटी को इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी पॉजिटिव है, बट अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो फिर वो इंक्रीज नहीं होगी, वो उसका रिलेटिव चेंज डिक्रीज करेगा। सो दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, एक नॉर्मल स्पीड आपने रखी हुई है तो आप जल्दी पहुंच रहे हो, ठीक है, अगर आपने बढ़ाने की भी स्पीड स्पीड बढ़ा दी, जैसे कि वो होता है ना, जैसे स्पीड आपकी वो 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, 40 की स्पीड, तो आप ये 10 की स्पीड से बढ़ा रहे हो। लेकिन अगर आपने सीधा 30 या 40 के बाद सीधा 100 कर दिया स्पीड, तो दैट विल मेक्स व्हाट्स ऑफ यू गाइस। ठीक है, तो एक आइडियोलॉजी है, अपने माइंड में आप लोग के लिए रखना कि दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, डिमिनिशिंग यूटिलिटी। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे आ जाता है आप लोगों की सीखने के लिए, दैट द इनाडा कंडीशन। समटाइम वी आर कंफ्यूज दैट कि हम लोगों को लेग्रांज मल्टीप्लायर या एम आर एस इक्वल्स टू प्राइस रेशियो कब लगाना है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक सबसे खराब बात ये होती है दोस्तों कि जब आपके इंटरनल से एग्जाम चेक हो रहे होंगे तो टीचर्स आपको बगैर बताए आपके नंबर काटने शुरू कर देंगे, फिर आपको जब पता लगेगा तो आपको देखेगी इतनी माइनर सी मिस्टेक की वजह से उन्होंने आपके मोर देन हाफ मार्क्स काट दिए। देखो, एक कंडीशन होती है इनएडा कंडीशन, आपके मान लीजिए आपको कोई भी फंक्शन दे दिया, ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया और आपने एक्स स्टार और वाई स्टार निकाल दिया, और सॉल्व करते हुए आपने ये वाला मेथड अप्लाई कर दिया था, लेकिन आपको पता है आपका आंसर सही भी होगा, लेकिन अगर एक लाइन या एक दो वर्ड आपने नहीं लिखे, जैसे जो मैं अभी नाम ले रहा हूं, तो जनरली आपका जो है मार्क्स कम हो जाएंगे, मतलब मोर देन हाफ मार्क्स आपके गायब हो जाएंगे। ठीक है, क्यों गायब हो जाएंगे, कैसे गायब हो जाएंगे, जैसे 5 मार्क्स का तो 2 मार्क्स मिलेंगे, वही चीज मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो एक ही अंडरस्टैंडिंग आप लोग मेरे साथ में यहाँ पे रखिएगा, दैट दैट हमने बोला कि सर जो यू डैश है, दिस इज क्यू आई कॉमा एम आई, है ना, सर ये पॉजिटिव है, आपने बोल दिया कि सर ठीक है पॉजिटिव है। अब मेरा डिस्कशन इस बात पे है कि अगर यू डैश क्यू वाई की जगह इफ आई पुट जीरो, तो इट मस्ट बी इन्फिनिटी, एंड यू डैश क्यू आई की जगह इन्फिनिटी, तो इट मस्ट बी जीरो। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई करती हैं, पता है ये दोनों चीजें क्या बताती हैं, ये बताती है कि आप हमारा जो डायग्राम है ना, दैट इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये एसिम्प्टोटिक है, मतलब एसिम्प्टोटिक डायग्राम, दैट डायग्राम नेवर दी टचेस दी एक्सिस, मतलब अगर आप डायग्राम भी बनाओगे ना तो ये ऐसा बनेगा, ये कभी भी हमारे एक्सिस को टच नहीं करेगा, इट नेवर बी टच दी एक्सिस। यहां तक मेरी बात आपको सही में आई, अच्छे से बढ़िया से बिंदास से, तो इसको इसी तरीके से अपने दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है देन इनाडा कंडीशन सेटिस्फाइड, इनाडा कंडीशन सेटिस्फाइड। अब अगर इनाडा कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन यू कैन यूज दी लेग्रांज मल्टीप्लायर। ठीक है, मतलब ये कंफर्म करेगी, देन इट मीन्स सॉल्यूशन इज इंटीरियर। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम बनाते हो, ठीक है, ये आपका हो गया इंडिफरेंस कर्व, ये हो गया आपका बजट लाइन, तो ये जो सोल्यूशन होगा इसे आप इंटीरियर सोल्यूशन बोलोगे दोस्तों। व्हाट यू गिव द नेम, इंटीरियर सोल्यूशन। और इस इंटीरियर सोल्यूशन की खास बात क्या है कि जिस इंडिफरेंस कर्व पे है, दैट इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस द एक्सिस। इनाडा कंडीशन लिखना जरूरी है,
ठीक है। इनाडा कंडीशन वो एक्चुअली क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करती हैं बातें। कुछ प्लेसेस पे इनाडा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन वहां पे आप फिर भी ऑप्टिमम निकालोगे। हो सकता है ऑप्टिमम आपका, जैसे एग्जांपल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, वहां पे इनाडा कंडीशन 100% सेटिस्फाई नहीं होगी। You put whatever the value in the u dash, the outcome remains positive and the remains constant. तो इनाडा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, बट देयर इज अ चांस ऑफ इंटीरियर सोल्यूशन। सो दीज आर दी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, वो मैं आपको जनरली सिखाता चलूंगा। मुझे बताइए यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई है? अच्छा, इसमें एक चीज हम ऐड कर रहे हैं, दैट बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे टर्म लिखा हुआ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब ही होता है फिक्स्ड और लिमिटेड। क्या मीनिंग होता है कंस्ट्रेंट का? फिक्स्ड और लिमिटेड। कंस्ट्रेंट का मीनिंग होता है फिक्स्ड और लिमिटेड। अब देखिए लिखने का तरीका, हम लोग क्यू आई गुड्स ले रहे थे, जितने भी क्यू आई हम लोग गुड लेंगे, और प्राइस पी उसका प्राइस है। हमने अजम्पशन ले ली सबका प्राइस पी है, ठीक है, जैसे हॉस्टल होता है। ये हमारा खर्चा हो गया ऑन दी गुड्स आई। उसके बाद में जो हमारे अदर गुड्स की मॉनेटरी वैल्यू वो एम आई एंड इज इक्वल्स टू वाई आई। हेयर वाई आई इज द इनकम एंड पी आई इज द प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो एक ही अंडरस्टैंडिंग आप लोग रखना, बाकी चीजें तो सिमिलर हैं, सेम है। अब यहाँ के बाद में हमारे पास अब एक बजट कंस्ट्रेंट भी है और एक यूटिलिटी फंक्शन भी है, तो अब हमें यहाँ पे अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर लेना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जनरल अंडरस्टैंडिंग करते हैं दैट हाउ टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी। ठीक है, सो यू सिंपली राइट दी फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है बेटा, सो फॉर ऑप्टिमाइजेशन व्हाट यू नीड टू डू हियर, दैट हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन था। क्या था यूटिलिटी फंक्शन? क्यू आई कॉमा एम आई रिटर्न एज यू ऑफ क्यू आई प्लस का एम आई। ठीक है, और एक हमारे पास में बजट कंस्ट्रेंट था पी ऑफ क्यू आई प्लस का एम आई इज इक्वल टू वाई आई। अब दो प्रकार की थ्योरी होती है, एक होता है कंस्ट्रेंट और एक होता है अनकंस्ट्रेंट। तो हम लोग यहाँ पे अनकंस्ट्रेंट की बात करेंगे। अनकंस्ट्रेंट का मीनिंग हो जाता है दैट आप यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लॉट करोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये होता है, ठीक है बेटा, ये होता है एक्चुअली में लेस देन और इक्वल्स टू। अब अगर ये कंस्ट्रेंट है तो हम लोग यहाँ पे इन इक्वालिटी को कंसिडर करते हैं। अगर ये अनकंस्ट्रेंट है तो हम लोग यहाँ पे इन इक्वालिटी को हटा देते, सिर्फ इक्वालिटी को रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अनकंस्ट्रेंट है। या पहले चलो लिख लेते हैं, हमने लिखा मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ क्यू आई एम आई। ठीक है, एंड द मैक्सिमाइजेशन इज ओनली क्यू आई और एम आई। ठीक है, मैक्सिमाइज द यूटिलिटी क्यू आई एम आई एंड सब्जेक्ट टू बजट कंस्टेंट। बजट कंस्टेंट पूरा भी लिख सकते हो, दैट इज पी इंटू क्यू आई प्लस का एम आई इज इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा दैट अनकंस्ट्रेंट। अब अनकंस्ट्रेंट का मतलब क्या हो जाता है? दैट अनकंस्ट्रेंट का मतलब जब आप यहाँ पे लिखते हो दैट इज द यूटिलिटी ऑफ क्यू आई प्लस का एम आई। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ क्यू आई प्लस का एम आई एंड यहाँ पे लिखा हमने सब्जेक्ट टू वो मैक्सिमाइज। अब एक चीज समझ के रखना, दैट इज पी इंटू क्यू वाई प्लस का एम आई इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई आई भी कर सकते हो, बिकॉज ये इंडिविजुअल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नंबर ऑफ गुड्स को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू कैन प्लॉट एम आई की जगह आपने लिखा वाई आई माइनस का पी इंटू क्यू वाई, टिकट कॉमन। ठीक है, और ये था क्यू वाई प्लस का एम आई की जगह आपने लिख दिया वाई आई माइनस का पी ऑफ क्यू आई। ठीक है, सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। मुझे बताइए यहाँ तक मेरी बात आपको सही में आ गई? मतलब आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस वैल्यू दैट लेग्रांज इज इक्वल्स टू यू ऑफ क्यू आई प्लस का वाई आई माइनस का पी ऑफ क्यू आई
एंड नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई इज इक्वल्स टू यू डैश ऑफ क्यू आई प्लस का जीरो माइनस का पी एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू जीरो। ऐसे करते हैं हम लोग इसको। यह आया यू डैश ऑफ क्यू आई इज इक्वल्स टू पी दैट, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होती है, इसको आप एक नाम देते हो दैट फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, या आप इसे नेसेसरी कंडीशन का भी नाम देते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन या फिर आप इसे नेसेसरी कंडीशन का भी नाम यहाँ पे इसको देते हो। ठीक है, मुझे बताइए अंडरस्टैंडिंग क्लियर है आप लोगों को यहाँ पे ये वाली। अच्छा, अब एक बात हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है दोस्तों कि जैसे u डैश ऑफ क्यू आई है इज इक्वल्स टू पी है। अब अगर हमें पता है कि बिकॉज द प्राइजेज आर पॉजिटिव, है ना, कभी भी कोई कमोडिटी का प्राइस नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। वी नो दैट द प्राइजेज आर पॉजिटिव, सो इट मींस दैट u डबल डैश ऑफ क्यू आई इज आल्सो पॉजिटिव। एम आई राइट हियर और नॉट? इसका मतलब ये तो हो जाएगा, क्योंकि जो ये वाला पोर्शन है ना, आप इसे मार्जिनल यूटिलिटी का नाम देते हो, और अगर ये पॉजिटिव है तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, सिमिलरली इफ यू डिफरेंशिएट इट, अगर आप इसको एक जनरली एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, लेट अस सपोज इफ यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू क्यू वाई, ये आगे यू डबल डैश ऑफ क्यू वाई। अब देखिएगा, आपने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया था क्यू वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे माइनस का पी आया था। अब इसको आप क्यू वाई के रिस्पेक्ट में एक बार और डेरिवेटिव कर रहे हो, देन यहाँ पे क्या टर्म निकल के आएगी, दैट इज माइनस का जीरो। अब हमें पता है कि फॉर ऑप्टिमाइजेशन जो u डबल डैश है वो नेगेटिव होता है, डबल डेरिवेटिव, तो दैट इंप्लाइज दैट दैट वैल्यू इज आल्सो नेगेटिव। अगर u डबल डैश नेगेटिव है तो ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव है। तो फॉर ऑप्टिमाइजेशन जब आप लेग्रांज यूज कर रहे होते हो इन द अनकंस्ट्रेंट थ्योरी के दो सेटिस्फेक्शन होने चाहिए। आप लोगों ने कभी हेजियन मैट्रिक्स सुना होगा इन मैथमेटिक्स, वो पूरा डिराइव नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, पहले किया करते थे हम लोग, अब नहीं करना है हेजियन मैट्रिक्स। तो हम लोगों को पता है कि लेग्रांज का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, h1 पॉजिटिव होना चाहिए, h2 नेगेटिव होना चाहिए फॉर दी फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन में मैक्सिमाइज के लिए। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होती है जब आपका ये डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या होती है जब आपका लेग्रांज डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होंगी तो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो फुलफिल हो जाएगा, दैट इज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, गेट सेटिस्फाइड। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से? तो इसको इसी तरीके से आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो व्हाट वी कंक्लूड दैट के हमने मान लीजिए इन सबको सॉल्व किया, ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो आफ्टर द कंप्लीट कैलकुलेशन व्हाट वी कंक्लूड दैट के इंटीरियर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वी गेट क्यू आई, दिस इज क्यू आई स्टार, एंड नो डाउट दैट इज अ फंक्शन ऑफ पी price and the yi income, so this is the optimum value। ये जनरल सॉल्व करके रखी है मैंने, अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग अभी की क्लास में, एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे जनरल मैंने लिख के रखा है यहाँ पे। सो दिस इज द ऑप्टिमम वैल्यू। ध्यान रखना ये जो सोल्यूशन है दैट सोल्यूशन इज इंटीरियर एंड इट इज ड्यू टू इनाडा कंडीशन। ठीक है बेटा, इट इज ड्यू टू इनाडा कंडीशन। क्यों इनाडा कंडीशन, मुझे बताइए यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से? तो इसको आप इसी तरीके से अपने माइंड में रखिएगा। अब इसमें ना मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ में देख लीजिएगा। लेट अस सपोज वी हैव द यूटिलिटी फंक्शन इज अल्फा आई रूट क्यू आई, ठीक है, यूटिलिटी इज इक्वल टू अल्फा आई रूट क्यू आई। अब मेरे को ये बात
अंडरस्टैंड करनी है कि जैसे मैं इसका डायग्राम बनाना चाहता हूँ, मुझे मुझे बस ये बताना है कि क्या यहाँ पे इनाडा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि आंसर कुछ भी हो, अगर वो इंटीरियर है तो आपकी बात फुलफिल हो जाएगी और इनाडा कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले सोल्यूशन में मैंने जैसे यूटिलिटी फंक्शन था अल्फा आई रूट क्यू आई, मैंने पहले इसको डेरिवेटिव किया, ठीक है। तो ये अल्फा यहीं पर रहा और ये आ गया टू रूट क्यू आई, क्योंकि क्यू आई आपका पॉजिटिव है, कमोडिटी पॉजिटिव है, सो दैट यू कैन से दैट, ठीक है, ये पॉजिटिव है इफ क्यू वाई इज पॉजिटिव, एंड ये गिवन है कि अल्फा इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये तो गिवन होता है। फिर आपने इसको डबल डेरिवेटिव करा, तो देखिए डबल डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेंगे हम लोग इसको, यू डैश अल्फा आई अपॉन में टू और क्यू वाई टू द पावर माइनस का हाफ, ठीक है। फिर आप इसको डबल डेरिवेटिव करो, अल्फा आई टू एज इट इज रहेगा, माइनस हाफ एज इट इज रहेगा, क्यू वाई टू द पावर माइनस का थ्री बाय टू, और ये ऑब्वियसली बात है माइनस साइन है, तो दैट इज द नेगेटिव वैल्यू इरिस्पेक्टिव, मतलब ये तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव है। तो इस बात से क्या चीज क्लियर हो रही है कि यस, डिमिनिशिंग यूटिलिटी हो रहा है, डिमिनिशिंग यूटिलिटीज, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। अब एक डिस्कशन इस बात पे आ जाता है कि सर ठीक है आपने डिमिनिशिंग वाली बात कर ली, तो ध्यान रखना दोनों बातें अगर सेटिस्फाई होती हैं, एंड इफ यू यूज द लेग्रांज मल्टीप्लायर, ठीक है, आपने रखा लेग्रांज, और देखिए लेग्रांज में सिर्फ आपने इसी वैल्यू को रखा, यू सिंपली पुट दिस वैल्यू ओनली, दैट इज अल्फा आई रूट क्यू आई। अगर यहाँ पे दूसरी चीज भी इंक्लूडेड होती एम आई, तो हम वो वाली बात कंसिडर करते, बट आपने लेग्रांज डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू क्यू वाई, यू विल गेट अल्फा आई अपॉन में टू रूट क्यू आई, ये पॉजिटिव है, ये वाली बात सेटिस्फाई हो रही है। फिर आपने इसको डिफरेंशिएट किया अगेन विद, ये सेम यही वैल्यू आ जाएगी, दैट माइनस का वन बाय फोर अल्फा आई क्यू वाई टू द पावर माइनस का थ्री बाय टू, ये नेगेटिव है। तो बाय यूजिंग द हेजन मैट्रिक्स और द लेग्रांज मल्टीप्लायर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, मतलब इन द स्टेटमेंट फॉर्मेट। तो यू कैन से दैट यस, दिस सॉल्यूशन इज इंटीरियर ड्यू टू इनाडा कंडीशन। अब आपके मन में डाउट आएगा इनाडा कंडीशन के, सर ये कैसे प्रूफ करा कि इनाडा सेटिस्फाई हो रही है। इनाडा देख लो जी, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर आप क्यू आई को रखोगे जीरो तो एंटायर वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी, है ना। अगर आप क्यू आई को रखोगे इन्फिनिटी तो एंटायर वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। वही तो रूल मैंने आप लोगों को बताया था, तो एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो गई होगी। सो हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी इसमें वो एम आई वाला बजट कंस्टेंट फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि ओनली क्यू आई की टर्म में, क्योंकि ये तो मैंने समझाने के तौर पे लिखा है। तो अगर आप हम यहाँ पे चीजें इंट्रोड्यूस भी करेंगे तो हमारा सोल्यूशन आएगा, तो वो सोल्यूशन जो होगा वो इंटीरियर होगा। क्लियर है। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं आपके लिए यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ, एक छोटा सा नोट, दैट इज द कंज्यूमर सरप्लस। देखिए कंज्यूमर सरप्लस एक इन्होंने स्लाइड में डिस्कस किया है, जैसे मान लो ये मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है बेटा, और ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी, और दिस इज द डिमांड फंक्शन, और मान लो कोई ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सो दिस इज द क्यू वाई, दिस इज द प्राइस। तो ये जो एरिया होता है, ठीक है, दैट एरिया इज व्हाट, दैट पी इंटू क्यू आई, सो दिस इज द एक्सपेंडिचर। तो व्हाट विल बी द एडिशनल अमाउंट जो मेरे पास रिटर्न रह गया। भाई ये बात बताओ, इफ आई कंज्यूम दैट मच ऑफ क्वांटिटी एट दिस प्राइस, तो ये अमाउंट तो मैं उनको पे कर रहा हूँ, मतलब एक्सपेंडिचर हो रहा है, और लेकिन मेरी यूटिलिटी और डिमांड कर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो एरिया होगा दैट दैट मच लेवल, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये हो गया मेरा कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है बेटा। सो दिस इज भाई
कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस। अब इसे कंज्यूमर सरप्लस को निकालने की बात हो रही है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस डायग्राम में डिस्क्रीट नहीं है, कर्वेचर फॉर्म में, देन वी कैन यूज द इंटीग्रेशन। तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए आप इंटीग्रेशन यूज करोगे। वैल्यू है 0 to QY, तो हमने रखा 0 to QY, ठीक है, 0 to QY। एंड द ये जो डिमांड कर्व है, दिस इज MU, मतलब ये जो यू डैश लिखा था ना, यही डिमांड कर्व होता है। देखिए ये बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैंने पोर्टल पे बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स अपलोड करी है। तो ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है वो मार्जिनल यूटिलिटी है, वही डिमांड कर्व होता है, ठीक है। हमने जो पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, यू डैश ऑफ QY इज इक्वल टू प्राइस, यहां से आपका डिमांड कर्व निकल के आता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डिमांड कर्व। तो ये आपने लिखा यू डैश ऑफ QY and minus का P into QI, तो whatever the answer you will get, that is the consumer surplus। मतलब आप इस पूरे को डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करो, ये वाली वैल्यू, एंड माइनस कर दो P into QI। यहाँ तक मेरी बात आपको सही में आती है? सो गाइस, दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ टुडेज क्लास। अभी तक जैसे हमारे पास जो स्लाइड्स आई हैं उनमें लेक्चर नंबर 1 में कवर कर दिया, फिर दूसरे स्लाइड के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।